Hello friends, I am Dr. Dishan and in my series of lecture, I am talking about human system. So today we discuss about respiratory system part 2. Okay, चलो देखते हैं। पहली हेडिंग है अपनी रेस्पिरेशन इन ह्यूमन। तो ह्यूमन रेस्पिरेशन के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होती है वो सारा यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, अ पेयर ऑफ लंग एंड एसेसरी पार्ट्स ऑफ सिस्टम। तो वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? थोरैक्स, डायफ्राम और उसकी मसल्स, देन उसके बाद में रिब केस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थोरैक्स। तो सबसे पहली जो अपन रेस्पिरेटरी सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, तो पहला है थोरैक्स। तो थोरैक्स लिखा है, थोरैक्स इज अपर एयर टाइट चैम्बर ऑफ द बॉडी विच इज बाउंडेड बाय रिब केस ऑन द साइड्स, डायफ्राम ऑन द लोअर साइड्स एंड नेक ऑन द अपर साइड। तो आप जब थोरैक्स को देखते हो तो पूरी अपन यहाँ से देखते हैं इस वाले डायग्राम को। तो यहाँ पे ये पूरी बॉडी दे रखी है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जो सेंट्रल एक्सिस होता है उसमें अपने को कैविटीज़ देखने को मिलती है और उन कैविटीज़ के अंदर स्केलेटन सिस्टम लगा होता है और उनके अंदर विसरल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉडी कैविटी है, इसके बीच में यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है डॉम शेप, को अपन बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, और ये जो डायफ्राम होता है वो बॉडी कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। डायफ्राम के ऊपर वाली जो कैविटी होती है उसको अपन बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, क्लियर। और डायफ्राम के नीचे वाली जो कैविटी होती है उसको अपन बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर। तो जो डायफ्राम के ऊपर है थोरेसिक कैविटी, उसी को अपन क्या थोरेक्स वाला रीजन होता है, तो उसके अंदर की जो कैविटी है उसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। अब इसकी थोरेसिक कैविटी की इंटरनल स्ट्रक्चर पे अपन जाते हैं, क्या क्या होता है देखो। ये वाला डायग्राम अपन देखेंगे। तो जो थोरेसिक कैविटी है उसमें अपन बात करें तो यहाँ पे एक रिब केस देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रिब केस का जो एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन वो एक बोन से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और उस बोन का नाम है स्टर्नम बोन, क्लियर। ये स्टर्नम बोन है। अब थोड़ा बहुत अपन बॉडी के साइड की बात कर लेते हैं, मतलब बॉडी की जो सरफेसेस हैं उनको क्या क्या नाम देते हैं। देखो, बॉडी का जो आगे वाला पोर्शन होता है, ठीक है ना, उसको अपन बोलते हैं वेंट्रल पोर्शन। और जो पीछे बैक वाला पोर्शन होता है उसको अपन बोलते हैं डोर्सल पोर्शन, क्लियर। तो ये जो स्टर्नम है वो आगे की साइड प्रेजेंट है, ठीक है, बॉडी के आगे वाली सरफेस की तरफ है। तो ये स्टर्नम बोन कौन सी साइड पे प्रेजेंट हुई? बॉडी के वेंट्रल साइड पे। तो मैं बता देता हूँ, वेंट्रल साइड, ये वेंट्रल साइड पे हुई। वेंट्रल साइड पे यदि स्टर्नम है, ठीक है, तो इसके बैक साइड में, मतलब डोर्सल साइड में अपने को क्या देखने को मिल रही है? ये पीछे की तरफ बैक साइड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे अपने को देखने को मिल रहा है अपने वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन, बैकबोन। और ये कौन सी साइड है बैकबोन वाली? ये साइड है डोर्सल साइड, डोर्सल साइड, क्लियर। तो आगे वाला वेंट्रल साइड रिब केस में कौन बनाता है? स्टर्नम, ये एक बोन है। और पीछे की तरफ अपनी जो रीढ़ की हड्डी बैकबोन है वो डोर्सल साइड बना लेता है, क्लियर। देन अपन साइड की बात करें तो साइड में आप देख पा रहे हो यहाँ पे कर्व बोन्स प्रेजेंट है, और इन कर्व बोन्स को अपन क्या बोलते हैं? रिब्स बोलते हैं, या हिंदी में इसको पसलियां बोलते हैं। तो ये आपको ह्यूमन बीइंग के अंदर 1 to 12 पेयर अपने को देखने को मिलती है, मतलब टोटल 12 पेयर रिब्स देखने को मिलती है, ठीक है। तो राइट साइड में 12 होती है और लेफ्ट साइड में भी 12 होती है, क्लियर। तो जो अपना साइड पोर्शन होता है जिसको अपन लेटरल पोर्शन बोलते हैं, तो ये वाला जो साइड पोर्शन होता है ना उसको अपन लेटरल पोर्शन बोलते हैं। ये लेटरल पोर्शन हो गया।
तो लेटरल साइड जो होती है वो किससे मिलके बनती है? वो बनती है रिब्स से मिलकर के। तो टोटल रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर। तो टोटल 12 पेयर रिब्स यहाँ पे प्रेजेंट है। आप काउंटिंग करोगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 एंड 12। अब इसमें थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। चलो ठीक है, ये तो साइड वॉल हो गई। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं एंटीरियर साइड में स्टर्नम, और डोर्सल साइड में अपन कह सकते हैं, वेंट्रल साइड में हो गया स्टर्नम, डोर्सल साइड में हो गया बैकबोन यानी वर्टिब्री कॉलम, और लेटरल साइड में अपने को देखने को मिलती है रिब्स। क्लियर? यहाँ तक तो हो गया। देन ऊपर की साइड में क्या होता है? नेक प्रेजेंट होती है, तो ये नेक वाला पोर्शन हो गया। और नीचे की साइड में यहाँ पे तो नहीं दिखाया गया है, लेकिन आगे एक डायग्राम आएगा जिसमें आपको पता चलेगा, यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी। ठीक है ना? यहाँ पे एक मस्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, डॉम शेप या पैराशूट जो होता है वैसा एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होगी, तो अपन बोलेंगे डायाफ्राम। तो ये जो रेड कलर की स्ट्रक्चर है इसको मैं डायाफ्राम बोल देता हूँ। ये डायाफ्राम, डायाफ्राम का ये जो जी है वो साइलेंट रहता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये पूरी एयर टाइट कैविटी बन जाती है। क्लियर? अब मैं थोड़ा रिब्स की बात करता हूँ। तो यहाँ पे आप देखते होंगे टोटल रिब्स कितनी होती है बेटा? 12 पेयर, है ना? वैसे स्केलेटन सिस्टम के अंदर ये डिटेल में बताया जाता है, लेकिन अपन यहाँ ही डिस्कस कर लेते हैं। 12 पेयर में से तो 1 to 7 पेयर होते हैं, ठीक है ना? 1 से 7 जो रिप्स होती हैं, है ना, पहली 7 रिप्स जो होती हैं उनको अपन ट्रू रिप्स बोलते हैं। ट्रू रिप्स, ट्रू रिप्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि पहली 7 जो रिप्स होती है वो डायरेक्टली स्टर्नम बोन से क्या रहते हैं? कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है? अच्छा, रिप्स को स्टर्नम बोन से कनेक्ट करने के लिए देखो ये ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है ना, इन ब्लू कलर के स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोस्टल कार्टिलेज। क्या बोलते हैं? यहाँ लिख रहा हूँ इस ब्लू कलर की कार्टिलेज को, यहाँ कोस्टल कार्टिलेज। तो कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से रिप्स जो होती है वो आगे की तरफ स्टर्नम बोन से कनेक्ट होती है। ठीक है? तो पहली 7 पेयर जो रिप्स हैं वो डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम से कनेक्टेड रहती है, तो इनको ट्रू रिप्स बोलते हैं। देन 8 to 10 पेयर जो रिप्स हैं उनको फॉल्स बोलते हैं। ठीक है? फॉल्स रिप्स। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टली कोस्टल कार्टिलेज की हेल्प से स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती है। वो जो 7th रिप्स होती है उससे जो कार्टिलेज निकलती है उसकी ब्रांचिंग के साथ आगे कनेक्ट होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये 8th वाली, 9th वाली और 10th वाली, ये जो 7th वाली जो आ रही थी ना कार्टिलेज, उसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। क्लियर? इसलिए इनको फॉल्स रिप्स बोला जाता है। और लास्ट की जो 11th और 12th रिप्स है, ठीक है, उनको फ्लोटिंग रिप्स बोलते हैं। ये देखो यहाँ लिखा हुआ पड़ा, फ्लोटिंग रिप्स, फ्लोटिंग रिप्स। इनको फ्लोटिंग रिप्स यूं बोलते हैं क्योंकि ये पीछे की तरफ तो वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन से कनेक्टेड रहती है, लेकिन आगे की तरफ ये फ्री रहती है, मतलब स्टर्नम बोन से कनेक्टेड नहीं रहेगी, ना किसी कार्टिलेज से कनेक्टेड रहेगी, तो ये फ्री रहती है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं फ्लोटिंग रिप्स। क्लियर? तो एक फास्ट मैं बता देता हूँ कि जो अपना रिब केज होता है उसमें जो वेंट्रल साइड होती है वहां पे एक स्टर्नम बोन होती है, पीछे की तरफ यानी डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम होता है जिसको बैकबोन बोलते हैं अपन, और अपने साइड में जिसको लेटरल साइड बोलते हैं दोनों तरफ, वहां पे रिब्स प्रेजेंट होती है जो पीछे की तरफ बैकबोन से कनेक्टेड रहती है और आगे की तरफ रिब से इसे स्टर्नम बोन से कनेक्टेड रहती है। ठीक है? अब स्टर्नम बोन का एक यहाँ पे आपको थोड़ा पॉइंट बता देता हूँ मैं। ये जो स्टर्नम बोन होती है उसका आगे वाला ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, ऊपर वाला पोर्शन, है ना, उसको अपन मेनुब्रियम बोलते हैं। जो इसके बीच वाला पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये बीच वाला, उसको बॉडी पोर्शन बोला जाता है। क्लियर? और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है ब्लू कलर का, ये वाला,
इसको जिफॉइड प्रोसेस बोला जाता है, यानी जिफॉइड पार्ट बोला जाता है। तो स्टर्नम के 3 पार्ट हो गए, मैनुब्रियम, बॉडी एंड जिफॉइड। क्लियर? तो ये होता है आपकी थोरेसिक कैविटी। एक चीज और ध्यान रखना है, ये 2 रिब्स के बीच का जो स्पेस है, ठीक है ना, जो ये 2 रिब्स के बीच में, क्यूमुलेटिव 2 रिब्स के बीच में जो स्पेस रहता है, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ साइड में, इंटरकोस्टल स्पेस। और इस स्पेस में जो मसल्स प्रेजेंट होगी उनको बोलेंगे इंटरकोस्टल मसल। क्लियर? तो ये आपकी थोरेसिक कैविटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है, लिखा है डायफ्राम इज ए डोम शेप मस्कुलर पार्टीशन बिटवीन थोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो ये यहाँ पे देखो, ये आपको एक रिब केस दिख रहा है जो अभी अपन पढ़ गए हैं। ये बोन जो है स्टर्नम बोन है, पीछे की तरफ आपको देखने को मिल रहा है अपनी रीढ़ की हड्डी, ठीक है। और देन ये साइड पोर्शन जिसको लेटरल पोर्शन बोला था, वो क्या है, रिब्स है। क्लियर? देन उसके बाद में ये जो आपको ब्राउन कलर की स्ट्रक्चर दिख रही है, ये क्या होगी, कार्टिलेज होगी। लेकिन इसके अंदर बेस पे आपको यहाँ पे ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये रेड रेड कलर की मसल है ना, जो बाहर निकाल करके अपने को अच्छे से दिखाई गई है, इस मस्कुलर स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, डायफ्राम। और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है, मतलब इसका जो शेप होता है, वो या तो डोम शेप होता है या फिर पैराशूट शेप होता है, ठीक है ना। तो यहाँ लिखा हुआ भी है ना, ये पैराशूट जैसा दिखाई देता है। क्लियर? तो इसको अपन डायफ्राम बोलते हैं। ये डायफ्राम इस तरीके से कनेक्ट रहता है कि नीचे की जो अपनी थोरेसिक कैविटी होती है, उसकी नीचे वाली जो पोर्शन होता है उसको एकदम कवर कर देता है वो, है ना, सील पैक कर देता है। और इसी के हेल्प से अपन थोरेसिक कैविटी को एब्डोमेन कैविटी से अलग कर सकते हैं। इसके अलावा डायफ्राम के कुछ फंक्शन होते हैं, तो उस फंक्शन को मैं आपको बता देता हूँ ओरली। पहला फंक्शन अपन बात करें तो डायफ्राम अपने ब्रीदिंग में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ ये ब्रीदिंग में हेल्प करता है। इसके अलावा डायफ्राम जो है, जब प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के अंदर जो पास्चुरेशन वाली प्रोसेस होती है, यानी बेबी बर्थ वाली प्रोसेस होती है, जिसमें बेबी को पुश करना होता है, तो उस पुशिंग मैकेनिज्म के अंदर ये डायफ्राम बहुत हेल्प करता है। तो बेबी बर्थ आप यूँ लिख सकते हो, बेबी बर्थ वाली जो प्रोसेस होती है, ठीक है। देन अपन बात करें थर्ड, डीफिकेशन, मल त्याग जिसको बोलते हैं, उसमें भी हेल्प करता है, डीफिकेशन। ठीक है, डीफिकेशन। और लास्ट में बताऊं, फोर्थ, तो यूरिनेशन वाली जो प्रोसेस होती है, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ब्रीदिंग, बेबी बर्थ यानी पास्चुरेशन, देन उसके बाद में डीफिकेशन एंड यूरिनेशन में ये हेल्प करता है। तो ये डायफ्राम होता है। डायफ्राम की मसल को फ्रेनिक मसल बोला जाता है। ये एक एडवांस नॉलेज मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है, जो कि एक तरह की रेडियल मसल है। तो ये क्या होता है, ये हायर क्लासेस में पता चल जाए। नेक्स्ट अपन देखते हैं रिब केस। ठीक है, तो लिखा हुआ है इट कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्री कॉलम ऑन द बैक साइड, ठीक है, में थोरेसिक वर्टिब्री इन्वॉल्व होती है, रिब्स ऑन द साइड्स एंड स्टर्नम इन द फ्रंट। तो फ्रंट साइड में स्टर्नम और बैक साइड में वर्टिब्री, और साइड में होती है रिब्स। ठीक है, बैक साइड को अपन डोर्सल साइड बोलते हैं, ठीक है, फ्रंट को अपन वेंट्रल साइड बोल देते हैं, और साइड्स को अपन बोल देते हैं लेटरल साइड्स। द रिब्स हैव ऑब्लिक प्लेस्ड मसल्स, इसको बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल्स, और ये इंटरकोस्टल मसल रिब केस के इंटरकोस्टल स्पेस में प्रेजेंट होती है। अब ये जो मसल्स अरेंज रहती है, उसमें कुछ कुछ मसल जो होती है वो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, और कुछ अंदर की तरफ प्रेजेंट होती है। जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं EICM। यहाँ पे ई का मतलब है एक्सटर्नल, आई मतलब इंटर कोस्टल मसल।
इसी तरीके से IICM जो अंदर की तरफ होगी उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो इस तरीके से इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है बिटवीन द रिब्स। क्लियर। नेक्स्ट अपन डायग्राम में देखते हैं। तो फंक्शन दे रखा है, फंक्शन ऑफ रिब्स मसल्स मूव द रिब केज एज वेल एज द होल thorax outwardly and upwardly for increasing its breadth। तो इसका फंक्शन क्या है, जो रिब्स मसल है इंटरकोस्टल मसल, उसका फंक्शन क्या है। जब अपन सांस लेते हैं, है ना, इनहेलेशन वाली प्रोसेस होती है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि अपनी जो चेस्ट होती है या जो अपन थोरेसिक केज है अपना, वो एक तो वॉल्यूम में बढ़ जाता है, ठीक है, और एक ऊपर की तरफ उठ जाता है। आप अपना सांस अंदर की तरफ खींच करके देख सकते हो और अपने चेस्ट पे हाथ लगा के देखो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी चेस्ट जो है वो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब वो चौड़ी हो रही है और साथ में ऊपर की तरफ उठ रही है। ठीक है, तो चौड़ी होनी और ऊपर की तरफ उठनी वो किसकी वजह से होता है, वो इन रिब्स मसल्स की हेल्प से होता है, इंटरकोस्टल मसल्स की। ठीक है, तो देखो ये रिब केज हो गया और उसमें इस तरीके से ये मसल्स लगी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे इसको दिखाया गया है मैग्नीफाई करके। तो आप यहाँ पे देखो, ये पहली रिब्स होगी, ये दूसरी रिब्स होगी, मतलब ये दो रिब्स के बीच दो रिब्स हो गई और इनके बीच का जो एरिया है जिसको अपन इंटरकोस्टल स्पेस बोल रहे हैं, यहाँ पे इस इंटरकोस्टल स्पेस में आपको दो तरह की मसल्स दिखाई दे रही है। देखो, एक क्या हो रही है, पीछे से आगे की तरफ आ रही है, मतलब ये वाला इसमें आपको अ, दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ से। एक तो इस तरीके से मसल्स आ रही है ना, पीछे से आगे की तरफ, जिसको अपन ने क्या बोला, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर। और एक बाहर से अंदर की तरफ जा रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ठीक है, और पीछे की तरफ है। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। क्लियर। और इन मसल्स के बीच का जो ये इन रिब्स के बीच का जो स्पेस होता है उसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल स्पेस। और इन स्पेस में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसको अपन बोलते हैं इंटरकोस्टल मसल। जो पीछे से आगे की तरफ आती है, यानी आउटवर्ड इसका डायरेक्शन रहता है, वो बोलते हैं एक्सटर्नल। और जो अंदर की तरफ, मतलब बाहर से अंदर की तरफ जाती है, इनवर्ड जिसका डायरेक्शन रहता है, उसको बोलते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल। क्लियर। तो ये होती है इंटरकोस्टल मसल्स। अब अपना आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या इन्वॉल्व होता है वो देखो, लिखा हुआ है रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द पैसेज वे दैट कैरीज फ्रेश एयर टू रेस्पिरेटरी सरफेस एंड टेक्स आउट फॉल एयर फ्रॉम द सेम। देखो, इसका फ्रेश एयर का मतलब इसका क्या है, ऑक्सीजनेटेड एयर, जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, ठीक है ना, और CO2 की कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। इस तरीके से फॉल एयर का मतलब क्या है, फॉल एयर का मतलब है जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो और CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, it has a number of components like external nostril, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi and their branches inside the lungs। तो अपन यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ये दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है अपने। तो अपर रेस्पिरेटरी जो ट्रैक होता है उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर होती है इन्वॉल्व। एक होती है नेजल केविटी, जो सबसे पहले तो आता है नोस्ट्रिल। ठीक है, नोस्ट्रिल आगे जब एंटर करता है, मतलब जो नथुने जिसको बोलते हैं, नाक के जो आगे की तरफ पोर होता है, वो जब एंट्री करता है तो आती है नेजल केविटी। नेजल केविटी फिर पीछे की तरफ इनर नोस्ट्रिल में ओपन होती है। फिर इनर नोस्ट्रिल आगे चल करके एक ओपनिंग में ओपन होता है, एक केविटी होती है जिसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स को अपन जब पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा कि फेरिंग्स एक ऐसी कैविटी है जो एयर और फूड दोनों के लिए कॉमन पाथवे प्रोवाइड करती है, एक कॉमन पैसेज प्रोवाइड करती है। क्लियर। देन उसके बाद में क्या आता है,
लेरिंग्स यानी अपना जो कंठ जिसको अपन बोलते हैं, लेरिंग्स वॉइस बॉक्स, वो आता है। फिर आता है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एक ट्यूब होती है जिसको अपन बोलते हैं ट्रेकिया। ये ट्रेकिया आगे चल करके बाइफरकेट होती है, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। और ट्रेकिया का हर एक पार्ट जो है वो ईच लंग में चला जाता है। देन उसके बाद में उसका सब डिवीजन हो जाता है, मतलब उसका और भी आगे चल करके फर्केशन हो जाता है। तो इस तरीके से जब ट्रेकिया दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, बाइफरकेट होती है, तो जो ब्रांच बनती है उसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई। और इस तरीके से फिर इसकी ब्रांचेस बनती जाती है, और उनको अपन फिर फर्दर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोस में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है रेडिश पिंकिश कलर का, ये कौन सा है? ये लंग है। क्लियर? तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है एयर फॉलो करती है बाहर से लंग तक जाने के लिए। ठीक है, इसको डिटेल में अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल। सबसे पहली स्ट्रक्चर, there are two large oblique opening which occur above the mouth at the tip of nose। ये सबको पता है। they leads internal into nasal chamber और nasal cavity। तो ये आगे चल करके nasal cavity में ओपन होते हैं। नेक्स्ट है nasal cavity। तो nasal cavity में क्या क्या होता है लिखा है, they are two chamber or cavities which lie above the buccal or oral cavity and are separated from the same by the palate। yes, अपन देखें तो नेजल केविटी जो है वो ओरल केविटी से पैलेट के थ्रू, जिसको अपन तालू बोलते हैं, उससे सेपरेट रहती है। क्लियर? नेक्स्ट है एंटीरियर पार्ट ऑफ नेजल केविटी कंटेन हेयर फॉर फिल्टरिंग आउट लार्ज डस्ट पार्टिकल। तो आपने देखा होगा अपना जो ये जो पार्ट है ये वाला, ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। और एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर की तरफ जो वेस्टिब्यूल रहती है, उसमें जस्ट नोस्ट्रिल के आसपास हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये हेयर क्या करते हैं, जो भी डस्ट पार्टिकल है ना, उनको ट्रैप कर लेते हैं। तो वो डस्ट पार्टिकल जो है वो आगे नेजल कैविटी में नहीं जाते। क्लियर? ये यहाँ पे होता है। अब अपन यहाँ पे देखते हैं, ये पूरी नेजल कैविटी है, ये जो एरिया है पूरा नेजल कैविटी का है। अब नेजल कैविटी में देखो कुछ बोन प्रेजेंट होती है जिनको बोलते हैं टर्बिनेट्स। और टर्बिनेट्स ऐसे राउंडेड टाइप की बोन्स होती है, और घुमावदार बोन्स होती है। ठीक है, और ये जो बोन्स होती है इनका फंक्शन क्या होता है कि जब बाहर की एयर अपन इनहेल करते हैं, तो ये एयर जो है इन टर्बिनेट्स बोन से टकराती है ऐसे, ठीक है ना, टकरा के फिर अंदर की तरफ जाती है। तो इससे होता क्या है, इससे एयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है। अपनी बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अपन जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, हो सकता है उसका जो टेम्परेचर है वो अलग हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो, या हो सकता है उससे कम हो। यदि ठंड के टाइम में अपन बात करें तो बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, 0 डिग्री भी चला जा सकता है। ठीक है ना, तो वो यदि एयर अपन इनहेल करेंगे तो वो अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए सूटेबल नहीं होगी। तो जब अपन उसको इनहेल करते हैं तो वो एयर जो है वो इन टर्बिनेट्स बोन से टकराती है, और इससे टकरा करके फिर अंदर की तरफ एंट्री करती है। तो टर्बिनेट बोन के साथ जब ये एयर टकराती है तो यहाँ पे टेम्परेचर का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और बॉडी के अकॉर्डिंग उस एयर का टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है। क्लियर? तो ये टर्बिनेट्स बोन का काम होता है। देन उसके बाद में इसके ऊपर की तरफ देखो तो आपको ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर देखने को मिलेगा। ऑल्फैक्शन का मतलब क्या होता है? स्मेल। ठीक है, तो ऐसे रिसेप्टर जो स्मेल में हेल्प करे, है ना, जिससे खुशबू अपन पता कर सकते हैं कौन सी खुशबू है या बदबू है, जो भी है, ऑल्फैक्शन का पता कर सकें किसी का। यदि आपके घर में मैगी बनती है और आप यदि दूसरे रूम में प्रेजेंट होते हो तो आपको पता चल जाता है कि मैगी बन रही है, क्योंकि आपको उसकी खुशबू आ जाती है। तो खुशबू कैसे आती है? जो मैगी के वॉलीटाइल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपने यहाँ पे एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के थ्रू अंदर आते हैं, और वो मॉलिक्यूल सीधा टकराते हैं किससे? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से। और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से टकराने के बाद में उसका सेंस अपने को हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रेन। ब्रेन पता कर लेता है कि ये स्मेल तो मैगी की है। ठीक है, और अपने को पता चल जाता है कि मैगी बन रही है। देन ये वाला
जो नेजल कैविटी का लास्ट वाला पोर्शन होता है, मैंने बताया था, वो इंटरनल नोस्ट्रिल लगता है, और इंटरनल नोस्ट्रिल आगे ओपन होता है नेजोफेरिंग्स में, जो कि फेरिंग्स का पार्ट है एक। जब अपन फेरिंग्स पढ़ेंगे तो आपको मैं बताऊंगा फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, उसमें से नेजोफेरिंग्स वो वाला पार्ट है जो नेजल कैविटी की तरफ ओपन होता है। क्लियर। देन यहाँ पे नीचे की तरफ ये जो कैविटी आपको देखने को मिल रही है, ये ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी नेजल कैविटी से एक स्ट्रक्चर के थ्रू सेपरेट हो रही है, जिसको ये यहाँ पे ऐसे ये वाली स्ट्रक्चर तो अपन बोलते हैं पैलेट। तो ओरल कैविटी में जो आगे की तरफ जो पैलेट होता है वो हार्ड होता है, क्योंकि वहां पे बोन प्रेजेंट होती है, पैलेटाइन बोन। तो उस पैलेट को अपन बोलते हैं हार्ड पैलेट। लेकिन पीछे की तरफ देखो, यहां से पीछे की तरफ जो भी है वो सॉफ्ट पैलेट है, क्योंकि यहाँ पे बोन नहीं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं सॉफ्ट पैलेट। तो आप अपने ओरल कैविटी में यदि उंगली डालोगे और ऊपर की तरफ चेक करोगे पैलेट को, तो आगे वाला जो एरिया है, ठीक है, वो आपको हार्ड दिखाई देगा। लेकिन आप पीछे की तरफ उंगली ले जाओगे तो आपको कुछ पोर्शन सॉफ्ट दिखाई देगा, तो वो सॉफ्ट पैलेट होता है। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे ये नेजल कैविटी इस अच्छा, इसके अलावा इस नेजल कैविटी के अंदर एक स्पेशल टाइप की सेल भी प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं बोमन सेल। ये ध्यान रखना, बोमन सेल। ये जो बोमन सेल जो होती है, ठीक है, ये वो बोमन कैप्सूल वाला नहीं है, ये ध्यान रखना। ये बोमन सेल है, ये अलग है, और ये म्यूकस सिक्रेट करती है। क्या क्या करती है? म्यूकस सिक्रेट। ये म्यूकस सिक्रेट करती है। तो जो म्यूकस अपने नोज से सिक्रेट होती है, वो बोमन सेल्स के थ्रू सिक्रेट की जाती है। क्लियर। बोमन सेल अलग है और बोमन कैप्सूल अलग है। नेक्स्ट अपन देखते हैं। अच्छा, अपन नेजल कैविटी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन बनती है उसको स्नीडेरियन मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट दे रखा है, इनर पार्ट हैव olfactory epithelium over the roof for perceiving odor. The side and floor are richly supplied with the blood capillaries. तो ये है ही है। देयर आर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स, ठीक है, जिसको अपन ने बोला था, वो जो सेल होती है उसका नाम होता है बोमन सेल्स। सिलिएटेड एंड नॉन सिलिएटेड सेल्स वो भी प्रेजेंट होती है। दिस रीजन फंक्शन एज एयर कंडीशनर। इट चेंजेस टेम्परेचर एंड मॉइस्चर ऑफ द इनकमिंग एयर एज पर द बॉडी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया कि इसका काम एयर को और एयर के टेम्परेचर को मेंटेन करना। नेक्स्ट है, म्यूकस कंटेन लाइसोजाइम एंड अदर एंटी माइक्रोबियल एजेंट फॉर किलिंग द माइक्रोब्स। तो अपने जो नेजल कैविटी में जो बोमन सेल्स होती है, जिससे म्यूकस सिक्रीट होती है, उस म्यूकस के अंदर कुछ एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। में एक एंजाइम है लाइसोजाइम एंजाइम, और आपको पता होगा लाइसोजाइम एंजाइम जो होता है वो बैक्टीरियल सेल वॉल को डाइजेस्ट कर जाता है। क्लियर। इसलिए वो बैक्टीरिया को किल कर देता है, तो उसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। क्लियर। नेक्स्ट लिखा है, जो डस्ट पार्टिकल आते हैं वो उस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं, और वो टाइम टू टाइम अपने नोज से क्लियर होती रहती है। ठीक है, या उसको क्लियर करते रहते हैं, तो वो डस्ट पार्टिकल जो है वो इस तरीके से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है, बीटिंग ऑफ सीलिया पुश द कंटामिनेटेड म्यूकस द एक्सटर्नल नोस्ट्रल। तो ये चीज है, ये जो अंदर की तरफ सीलिएटेड सेल्स होती है, जिसमें सीलिया प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, जो म्यूकस होती है उसको बाहर निकालने में, यानी नोज को क्लियर करने में हेल्प करती है, वेवी मोशन के थ्रू। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ कैसे। जैसे ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है और ये सेल्स है, ठीक है, ये सेल्स हो गई नेजल कैविटी की, और उस पर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे सीलिया प्रेजेंट होता है, सीलिया थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ऐसी सेल जो सीलिया रखती है उसको सीलिएटेड सेल्स बोलते हैं, और इन सीलिया के अंदर वेवी मूवमेंट होता है। क्लियर। तो मान लो इसके इस सीलिया के अंदर वेवी मूवमेंट हो रहा है, और यहाँ पे कोई म्यूकस प्रेजेंट है, तो उस वेवी मूवमेंट की वजह से वो क्या करेगी, आगे की तरफ शिफ्ट होगी, और ये अपना इस जगह से आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे ये
अपने जो नॉस्ट्रिल होते हैं वहां से बाहर की तरफ निकलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो अपना जो नेजल कैविटी है वो क्लियर हो जाती है। तो ये एक फंक्शन है। नेक्स्ट है नेजल कैविटीज ओपन इनटू फेरिंग्स विद द हेल्प ऑफ इंटरनल नॉस्ट्रिल और इंटरनल नेयर्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया था। नेक्स्ट अपन देखते हैं फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होती है, लिखा है कॉमन पैसेज फॉर रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब ये है कि देखो यहां से तो आएगी एयर, ठीक है, और ये यहाँ पे जाएगी एयर, और अपन कुछ खाएंगे खाना, वो भी इस तरीके से यहाँ से अंदर जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, फूड और एयर इन दोनों के लिए देखो ये कॉमन पैसेज बना हुआ है। यहाँ से लेकर के मैं बात करूँ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पैसेज है, ये वाला जो पैसेज है, ये कॉमन है एयर और फूड के लिए। इसी को अपन क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। अच्छा, फेरिंग्स का जो ऊपर वाला पोर्शन जो नेजल कैविटी की तरफ होता है, यानी इंटरनल नेयर्स के पास का होता है, ये इंटरनल नेयर्स हो गए, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। जो ओरल कैविटी के पास होता है उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और जो अपने लेरिंग्स के पास, ये अपना लेरिंग्स है देखो, ठीक है, तो लेरिंग्स के पास जो होता है उसको बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स, यानी लेरिंग्स के पीछे के वाला पोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अपन बात करते हैं तो फेरिंग्स की। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेरिंग्स या वॉइस बॉक्स। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो, ये लेरिंग्स है, वॉइस बॉक्स क्या होता है, लिखा है फेरिंग्स ओपन इनटू एंटीरियर वाइडर पार्ट ऑफ ट्रेकिया कॉल्ड लेरिंग्स। तो यहाँ पे आपको पता था, ये जो एरिया था, मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ, यहाँ से लेकर के ये वाला जो एरिया अभी तक ओपन हो रहा था उसको अपन फेरिंग्स बोल रहे थे। यानी मैं पीछे वाले डायग्राम पे एक बार चलता हूँ, देखो ये वाला यहाँ तक फेरिंग्स थी। देन इसके आगे वाली ट्यूब, ये वाली ट्यूब यहाँ पे, ये वाली ट्यूब ट्रेकिया होती है, और इसके पीछे वाली जस्ट ट्यूब जो होती है वो इसोफेगस यानी फूड पाइप होती है। ये कॉमन पैसेज है ना, तो यदि एयर होती है तो इस फेरिंग से निकल करके कहाँ चली जाती है, ट्रेकिया में चली जाती है। और कोई फूड पार्टिकल होता है तो ट्रेकिया क्लोज हो जाता है, और जो फूड पार्टिकल है वो पीछे इसोफेगस यानी फूड पाइप में चला जाता है। क्लियर। तो वही चीज यहाँ पे बताई है। ये जो आपको ऑरेंज कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये तो है आपकी क्या, ईसोफेगस या फूड पाइप। और आगे जो ये ब्लू कलर की पाइप दिखाई दे रही है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। तो पीछे वाली ईसोफेगस और आगे वाली ट्रेकिया। क्लियर। अब ट्रेकिया के सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं। और लेरिंग्स की जो ओपनिंग होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी ये जैसे मान लो आप, ये ट्रेकिया है, ठीक है, ये ट्रेकिया की ऊपर वाली पोर्शन और ये नीचे वाला पोर्शन। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है इसको अपन क्या बोलते हैं, लेरिंग्स बोलते हैं। और लेरिंग्स की ओपनिंग, ये जो ओपनिंग है, इस ओपनिंग को अपन क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। क्या बोलते हैं, ग्लोटिस। ग्लोटिस बोलते हैं इसको। ठीक है, इस ग्लोटिस पे एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, लीफ लाइक। ठीक है, उस कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर को देखो यहाँ पे, ये रही, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये कार्टिलेजिनस फ्लैप जिसको एक ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। देखो ग्लोटिस तो हो गया ये इसकी ओपनिंग, और एपी का मतलब होता है अपॉन। तो इस ग्लोटिस के ऊपर जो एक ढक्कन जैसे स्ट्रक्चर, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती है, उसको नाम देते हैं एपिग्लोटिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, जब अपन फूड को इनटेक करते हैं और निगलते हैं तो उस समय ये एपिग्लोटिस ट्रेकिया के ग्लोटिस को क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। तो फूड जो होता है वो ट्रेकिया में एंटर नहीं करता, वो इसोफेगस में ही एंटर करता है। तो ये इसका मेन फंक्शन है। तो लिखा है ए स्मॉल लीफ लाइक कार्टिलेजिनस फ्लैप called epiglottis covers the glottis during swallowing to prevent entry of food and water in the respiratory tract। तो ये जो है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, और इसके पीछे की तरफ क्या होती है, ईसोफेगस यानी फूड पाइप होती है। क्लियर। तो जो फूड है वो फूड पाइप में जाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एपिग्लोटिस। नेक्स्ट लिखा है इनकम्प्लीट कवरिंग बाय एपिग्लोटिस ड्यूरिंग swallowing cause द कफिंग।
तो कभी कभी होता है खाना अटक जाता है, फिर अपन खांसते हैं तो वो खाना बाहर निकलता है। तो वो वही कंडीशन होती है जब वो प्रॉपरली ग्लोटिस को एपिग्लोटिस कवर नहीं कर पाता, तो ये कंडीशन अपने को देखना पड़ती है। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाते समय क्या होता है, बोलना नहीं चाहिए। तो जब अपन बोलते हैं तो अपन एयर अंदर लेते हैं, ठीक है। तो कभी भी आप नोटिस करना, जब आप कुछ चीज निगल रहे होते हो तो आप अपना सांस एक बार के लिए रोक लेते हो, दोनों साथ कभी नहीं होता है, ठीक है, ये इसीलिए होता है। नेक्स्ट अपन देखें, लिखा हुआ है internally larynx contain two vocal cords which vibrate when air passes in between them, ठीक है। तो जो लेरिंग्स होते हैं उसमें दो पतली झिल्लियां होती है, वो अभी अपन डायग्राम में देखेंगे, और उसमें वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उनको अपन वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। द वाइब्रेशन आर कन्वर्टेड इनटू ए स्पीच विद द हेल्प ऑफ पैलेट, वक्कल कैविटी, टंग एंड लिप्स। तो जो वॉइस बॉक्स में साउंड प्रोड्यूस होती है वो अपन टंग की हेल्प से, पैलेट की हेल्प से, है ना, टंग को मूव करके उसको अपन स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट लिखा है पोजीशन ऑफ लेरिंग्स इज इंडिकेट एक्सटर्नली इन मेल इन द थ्रोट रीजन बाय ए प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड एडम्स एप्पल। तो आपने एक चीज देखी होगी, मेल के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट होती है। मेल का जो लेरिंग्स होता है, मतलब जो कंठ होता है, उस पे एक यूं कह सकते हैं कि एक प्रोट्यूबरेंस निकल रहता है, एक बाहर उभार दिखाई देता है अपने को, तो टच करते हैं बटन जैसा कुछ दिखाई देता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। मतलब कुछ ऐसा होता है, देखो ये गला है, ये गला है, और इस गले में इस तरीके से जहाँ पे ये लेरिंग्स है, ये लेरिंग्स हो गया, और यहाँ पे से इस लेरिंग्स की वजह से बाहर की तरफ एक प्रोट्यूबरेंस दिखाई देता है इस तरीके से। इस प्रोट्यूबरेंस को अपन क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल। क्लियर। देन उसके बाद में यहाँ पे देखते हैं तो ये कह सकते हैं लेरिंग्स है, और लेरिंग्स में इसका क्रॉस सेक्शन कट करके, ऐसा क्रॉस सेक्शन कट करके ऊपर से देखें टॉप व्यू से, तो अपने को पता चलता है कि यहाँ पे देखो दो स्किन के फोल्ड है, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो जब एयर इसमें अंदर से बाहर आती है, मतलब इस तरीके से एयर आती है बाहर की तरफ, तो इन मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, होता है वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन की वजह से वॉइस प्रोड्यूस होती है, और उस वॉइस को फिर अपनी टंग की हेल्प से क्या करते हैं, स्पीच में कन्वर्ट कर देते हैं। क्लियर। तो दिस इज लैरिंग्स। नेक्स्ट है ट्रेकिया। ट्रेकिया को अपन विंड पाइप बोलते हैं क्योंकि इसमें एयर का एक्सचेंज होता है। इट इज अ ट्यूब दैट अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द लैरिंग्स, passes through neck and reaches middle of the thorax, thorax तक जाती है। ट्रेकिया की लेंथ दे रखी है 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, एंड उसकी ब्रिथ जो है, डायमीटर है, वो 2 to 3 सेंटीमीटर है। देन उसके बाद लिखा है इट इज सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट शी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो ट्रेकिया होता है, उस ट्रेकिया में आगे डायग्राम में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस सी शेप रिंग्स होती है, जो ट्रेकिया को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। यदि वो नहीं होती तो ट्रेकिया कोलैप्स हो सकता था। वो कैसे हो सकता था वो आगे अपन बताएंगे। नेक्स्ट लिखा है internally trachea is lined by ciliated and mucus secreting pseudostratified epithelium for trapping finer dust particles and microbes and pushing them toward the anterior end through the beating of cilia। तो वही चीज है कि अपना जो ट्रेकिया होता है उसमें pseudostratified ciliated epithelium प्रेजेंट होती है, और वहां पे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स भी होती है। तो जो भी अपने ट्रेकिया के अंदर कोई पार्टिकल आता है, कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है, या कोई डस्ट पार्टिकल कैसे करके एंटर कर जाता है, तो फिर वहां पे क्या होता है, कफिंग रिफ्लेक्स आता है। उस कफिंग रिफ्लेक्स में क्या होता है कि जो म्यूकस होती है वो उन डस्ट पार्टिकल को आपस में चिपका लेती है। फिर वो जो स्यूडो स्टेटिफाइड सिलेटेड एपिथेलियम होती है वो क्या करती है, वेवी मोशन करती है, और वेवी मोशन की हेल्प से और वो कफिंग फोर्स की वजह से वो जो स्पूटम के फॉर्म में, आपने सुना होगा स्पूटम आता है म्यूकस का, ठीक है, गले से, वो बाहर की तरफ आता है, ठीक है, अपने ट्रेकिया से निकल करके अपने ओरल कैविटी में आ जाता है। देन उसको फिर अपन बाहर की तरफ थूक देता है। तो वो क्या करता है, ट्रेकिया को क्लियर करने का हेल्प करता है। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये ट्रेकिया की स्ट्रक्चर है।
तो आप देखोगे तो ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो है वो लेरिंग्स है यहाँ तक की, फिर लेरिंग्स जो है वो नीचे की तरफ एक ट्यूब में ओपन हो रहा है जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रेकिया। क्लियर। तो इस ट्रेकिया में आप देख पा रहे हो, इस ट्रेकिया का क्रॉस सेक्शन अपन लेते हैं तो देखते हैं, तो यहाँ पे देखो ये येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ना, ये हाफ येलो कलर की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको क्या बोला है, सी शेप कार्टिलेज। एक्चुअली ये कार्टिलेज क्या करती है, ये जो मतलब ट्यूब होती है, ट्रेकियल ट्यूब होती है, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। तो आपको पता है कि लंग के अंदर किसका खेल होता है, एयर प्रेशर का खेल होता है। सांस अंदर क्यों जाती है और सांस बाहर क्यों जाती है, ड्यू टू एयर डिफरेंस या प्रेशर डिफरेंस। तो जहां पे प्रेशर डिफरेंस हो गया, वहां की पाइप में यह रहता है कि वो कभी भी कोलैप्स हो सकती है। तो उसको क्या चाहिए, क्योंकि कभी भी अंदर की तरफ नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो सकता है, तो वो पिचक सकती है, सक्शन प्रेशर जनरेट हो सकता है। नेगेटिव प्रेशर मतलब सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर जब भी लगता है तो अंदर की तरफ एक फोर्स वर्क करता है, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ट्रेकिया पिचक सकता है। तो ट्रेकिया को पिचकने से रोकने के लिए उसमें एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर होनी चाहिए, जिसको अपन बोलते हैं ट्रेकियल कार्टिलेज, ठीक है। और ये ट्रेकियल कार्टिलेज जो होती है वो हाफ शी शेप्ड होती है, मतलब शी शेप्ड होती है, हाफ होती है। क्लियर। और वो सब सपोर्ट करती है। देन उसके बाद में यही जो ट्रेकिया है वो आगे बाइफरकेट हो जाता है, और ईच बाइफरकेशन एक लंग के अंदर चली जाती है, ये लंग के अंदर और ये दूसरी लंग के अंदर, इस तरीके। क्लियर। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, ये जो ट्रेकियल कार्टिलेज है ये किसकी बनी होती है, एक टाइप होता है कार्टिलेज का जिसको बोलते हैं हाइलिन कार्टिलेज। ओके। तो ये हाइलिन कार्टिलेज से मिलकर बनती है। ये एक्स्ट्रा में है लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हो, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है, हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज। ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रोंकाई। तो ये ब्रोंकाई क्या है, इसको अपन इस डायग्राम में समझ लेते हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले लेरिंग्स, लेरिंग्स के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है उसको एपिग्लोटिस बोला, एपिग्लोटिस लेरिंग्स, देन उसके बाद में आता है ट्रेकिया। सिक्स्थ रिब वाली जो बोन होती है, मतलब अपनी जो सिक्स्थ रिब होती है, वहां पे ये ट्रेकिया बाइफरकेट हो जाता है, यानी दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब मैं एक साइड की फर्केशन को शो कर रहा हूँ, दूसरी जो फर्केशन है वो वैसी होती है। तो एक साइड का अपन पढ़ लेते हैं तो दूसरा वैसा का वैसा होता है। तो जब ट्रेकिया बाइफरकेट हो जाता है तो जो ब्रांचिंग बनती है उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी, यानी 1 डिग्री ब्रोंकाई। तो ये 1 डिग्री ब्रोंकाई या प्राइमरी ब्रोंकाई। तो इस प्राइमरी ब्रोंकाई की क्या होती है, ब्रांचिंग होती है तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर ब्रांचिंग होती है उसको टर्सरी ब्रोंकाई, और लास्ट में सिर्फ टर्सरी ब्रोंकाई की मतलब फर्केशन होता है, तो लास्ट में बनता है टर्मिनल ब्रोंकाई। टर्मिनल ब्रोंकाई तक कार्टिलेजिनस रिंग जो शी शेप की होती है वो प्रेजेंट होती है, कंप्लीटली प्रेजेंट होती है यहां तक, ठीक है, टर्मिनल ब्रोंकाई तक। उसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकाई छोटी छोटी पाइप्स में फर्केट होती है, जिसको अपन बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकियोल। अब ब्रोंकियोल आ गया, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकियोल फर्केट होगा तो सेकेंडरी ब्रोंकियोल, फिर टर्सरी ब्रोंकियोल, और इस तरीके से टर्मिनल ब्रोंकियोल। तो यहाँ पे ये जो प्राइमरी ब्रोंकियोल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल है, यहाँ पे वो शी शेप स्ट्रक्चर नहीं होती हाइलिन कार्टिलेज के, लेकिन हाइलिन कार्टिलेज के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं जो इन 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 ट्यूब्स को स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर। टर्मिनल ब्रोंकाई जो है वो आगे चल करके ये वाला जो एरिया है इसमें ओपन होता है, ठीक है, और ये एल्यूलाई वाला एरिया है, अंदर वाला एरिया। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल आगे चल करके रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में ओपन होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आगे चल करके एल्यूलर डक्ट में ओपन होता है, और ये एल्यूलर डक्ट है जो आगे चल करके क्लस्टर ऑफ एल्यूलाई में ओपन होती है। तो ये आपको ये जो देखने को मिल रही है बहुत सारी, ये क्लस्टर ऑफ एल्यूलाई है जो मिलकर के एल्यूलर सैक बनाती है, यानी एल्यूलर सैक की ईच यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, एल्यूलाई बोलते हैं। क्लियर। और इसके बीच की जो कैविटी होती है उसको एट्रियम कैविटी बोला जाता है। और इसी लेवल पे अपनी कह सकते हैं कि ब्लड कैपिलरीज आती है, और वो क्या करती है, ऑक्सीजन और ब्लड मतलब एल्यूलाई और ब्लड के बीच में गैसेस एक्सचेंज होता है, CO2 और
जो ब्लड लंग की एल्वियोलाई को लाया जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें CO2 ज़्यादा होती है, तो CO2 ब्लड से निकल के कहाँ चली जाती है, एल्वियोलाई में चली जाती है या एल्वियोलर सैक में चली जाती है। और जो ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो वो ऑक्सीजन इस एल्वियोलाई से निकल के कहाँ चली जाती है, ब्लड में चली जाती है। तो लंग्स के अंदर इस तरीके से फर्केशन मिलता है और इस तरीके से ये सारा कुछ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल का नेटवर्क अपने को देखने को मिलता है। तो एयर ऊपर से यहाँ से आती है और देन उसके बाद में ये अंदर तक होती होती एल्वियोलाई लेवल पे चली जाती है। और एल्वियोलाई वो स्ट्रक्चर होती है जो कि ब्लड के साथ में गैसेस एक्सचेंज करवाने में हेल्प करती है, इसीलिए एल्वियोलाई को लंग के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट बोला जाता है, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ टर्म्स हैं, टेक्निकल टर्म्स, उनको ध्यान रखना है। लेरिंग से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो एरिया होता है उसको अपन बोलते हैं ब्रेंकियल ट्री, ये ध्यान रखना। यानी अपन यहाँ तक बात करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बात करते हैं, तो इसको अपन बोलते हैं, इतने एरिया को अपन बोलते हैं ब्रेंकियल ट्री। ओके, नेक्स्ट लिखा है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से लेकर के एल्वियोलाई तक का जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। तो ये क्या है, रेस्पिरेटरी ट्री। तो यहां से देखो ये वाला जो पोर्शन मैंने डॉटेड डॉटेड करके बनाया है, ठीक है ना, ये क्या है, ये इतना पोर्शन जो है वो रेस्पिरेटरी ट्री है। तो ऊपर वाला ब्रेंकियल ट्री और नीचे वाला रेस्पिरेटरी ट्री। और देखो और टर्म होती है, अपने एक्सटर्नल नेयर से लेकर के टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का जो पार्ट होता है उसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन। ठीक है, यहां तक देखो, ऊपर नाक से लेकर के और यहां तक का जो जोन होता है, यहां तक का, ऊपर नेयर से लेकर के, मैं यहाँ पे नेयर से लेकर के यहाँ तक का, इसको कंडक्टिंग जोन बोलते हैं। इसको कंडक्टिंग जोन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेयर से जो अपन एयर इनहेल करते हैं या एक्सेल करते हैं, वो एयर जो है वो इस ट्रैक के अंदर क्या करती है, सिर्फ कंडक्ट होती है, रन करती है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा गैसेस का, बस वो एक पैसेज है जिसके थ्रू बाहर से गैसेस अंदर की तरफ और अंदर की गैसेस बाहर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये कंडक्टिंग जोन है, मतलब ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। ठीक है, लेकिन रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से एल्वियोलाई तक का जो पार्ट होता है उसको एक्सचेंज जोन बोलते हैं। ये वाला जो, ये वाला, इसको एक्सचेंज जोन बोलते हैं, क्योंकि एल्वियोलाई लेवल पे ही क्या होता है, ब्लड के साथ में गैसियस एक्सचेंज होता है। क्लियर? तो ये कुछ टेक्निकल टर्म्स थी, ब्रेंकियल ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री, कंडक्टिंग जोन, एक्सचेंज जोन, ये सारा वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट अपन देखते हैं, लिखा है ट्रेकिया divides into two branches called bronchi. There is short straight right bronchus and a slightly long oblique left bronchus. तो ये थोड़ा सा वेरिएशन होता है प्राइमरी राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली ब्रोंकाई के अंदर, या ब्रोंकस कुछ भी बोलो, ब्रोंकाई या ब्रोंकस एक ही है। लिखा हुआ है ईच ब्रोंकस एंटर्स द लंग्स ऑफ इट्स साइड एंड ब्रांचेस एंड री ब्रांचेस। तो वो एक नेटवर्क मैंने आपको बताया, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी वाला, देन वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। नेक्स्ट लिखा है ब्रोंकाई एंड देयर ब्रांचेस बियर इनकम्प्लीट और सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स फॉर सपोर्ट, बता चुका मैं। दे आर ऑल्सो लाइन इंटरनली बाई सिलेटेड एंड म्यूकस सिक्रेटिंग एपिथीलियम, जिसको अपन स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड एपिथीलियम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है branches of bronchi ultimately produce very fine tubules called the bronchioles। तो जब ब्रोंकाई की यूं कह सकते हैं ब्रांचिंग हो जाती है, देन फाइनल जब उसकी फर्दर ब्रांचिंग होती है तो ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है ब्रोंक्यूल्स डू नॉट पजेस सपोर्टिंग कार्टिलेजिनस रिंग्स। तो कार्टिलेजिनस रिंग तो नहीं होते लेकिन उसके फ्रेगमेंट्स जरूर रखते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये एल्वियोलाई और ब्लड के बीच का पार्ट है। लिखा हुआ है फाइनल ब्रोंक्यूल्स गिव्स राइज टू एल्वियोलाई और एल्वियोलर सैक। तो लास्ट का जो पार्ट था वो एल्वियोलाई में ओपन हो रहा था। लिखा हुआ है एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ एल्वियोलाई एंड फाइन ब्रोंक्यूल्स डू नॉट पोजेस सीलिया एंड म्यूकस ग्लैंड।
तो एल्यूलाई की जो लेयर होती है उसमें की जो ब्रोंकियोस होती है उसके अंदर सीलिया और म्यूकस ग्लैंड नहीं होती है। लिखा है दे पजेस सेल विच सिक्रीट सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट मैं बताऊंगा क्या होता है, और सर्फेक्टेंट का नाम भी बता दिया यहाँ पे, जो कि हायर लेवल में आप पढ़ोगे जब कॉलेज लेवल पे आ जाओगे तब। डाईपामेटिल लेसिथिन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस सर्फेक्टेंट का काम क्या होता है, लिखा हुआ है फॉर प्रिवेंटिंग देयर कोलैप्स ड्यूरिंग एक्सलेशन। तो क्या होता है, सर्फेक्टेंट क्या करता है, सर्फेक्टेंट सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब मान लो एक्सलेशन हो गया, तो हो सकता है ये एल्यूलाई जो है वो पिचक जाए, और पिचक जाएगी तो फिर अपने वापस वॉल्यूम को गेन नहीं कर पाएगी। क्लियर। तो इसके लिए क्या होते हैं, सर्फेक्टेंट होते हैं। ये सर्फेक्टेंट क्या करते हैं, जो एल्यूलाई है उसको कोलैप्स होने से बचाते हैं। ये इसका फंक्शन रहता है। नेक्स्ट लिखा है एल्यूलाई आर पॉलीहेड्रल टू राउंडेड सैक हैविंग एक्सट्रीमली थिन सिंगल लेयर्ड वॉल invested closely with blood capillaries. Alveoli are actually site for gaseous exchange. Yes, इसीलिए तो एल्यूलाइज को अपन क्या बोलते हैं, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लंग्स। तो यहाँ पे आप देखो ये एल्यूलाई है, ये एल्यूलाई में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ब्लू कलर की, और उस पर देखो आपको सेल दिखाई दे रही है। और आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि एल्यूलाई की सरफेस पे जो सेल होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। कौन सी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की लेयर होती है, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पे देखो ब्लड वेसल्स की, ब्लड कैपिलरीज आ गई है, और ब्लड कैपिलरीज की भी एपिथेलियम कैसी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है जिसको अपन बोलते हैं एंडोथीलियम। एंडोथीलियम। तो ब्लड कैपिलरीज की जो सिंपल स्क्वेमस सेल होती है उसको एंडोथीलियम बोलते हैं। अच्छा, स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम का क्या फंक्शन होती है, ये सेल बहुत पतली होती है, और इनमें से गैसेस का क्या हो सकता है, डिफ्यूजन हो सकता है। तो ब्लड जो आता है एल्यूलाई की तरफ वो CO2 रिच ब्लड होता है, तो CO2 की कंसंट्रेशन ब्लड में ज्यादा होगी, तो CO2 अपनी हायर कंसंट्रेशन से डिफ्यूजन के थ्रू लोअर कंसंट्रेशन यानी एल्यूलर स्पेस के अंदर आएगी। तो CO2 क्या आती है, ब्लड से एल्यूलाई में आ जाती है। लेकिन एल्यूलाई के अंदर ऑक्सीजन क्या है, ज्यादा है, तो ऑक्सीजन अपनी हायर कंसंट्रेशन यानी एल्यूलर स्पेस से निकल करके ब्लड में चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्लड लंग की तरफ आता है वो CO2 रिच होता है, लेकिन लंग से जाने वाला ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजन रिच होता है। समझ गए किस वजह से वो ऑक्सीजन रिच होता है, बस यही फिनोमेना चलता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं लंग्स। तो यहां पे दे रखा है they are a pair of pinkish to gray conical spongy and elastic sac that function as respiratory organs. Clear. Lungs occur in the thoracic cavity. Yes, अपनी thoracic cavity में मेनली दो वाइटल ऑर्गन होते हैं, एक लंग होता है और एक हार्ट होता है, ठीक है। तो लंग्स अक्कर इन द thoracic cavity, one on each side. Their lower broad surface rest over the diaphragm. तो पता है यहाँ पे ये आप देख रहे हो लंग को, तो इसके नीचे की तरफ क्या होगा, डायफ्राम, डोम शेप का डायफ्राम होगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ये पिंकिश कलर का होता है, स्पॉन्जी होता है, ठीक है ना, हल्का होता है, तो क्योंकि एयर इसमें फिल रहती है, तो ये सारे कुछ बता लिखा हुआ है। द डायफ्राम ऑल्सो फंक्शन एज द फ्लोर ऑफ थोरेसिक कैविटी, ये मैं पहले ही बता चुका। तो यहाँ पे लंग्स की बात करते हैं, तो ये लंग का ये डायग्राम पहले देख लेते हैं। ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, ऊपर ट्रेकिया है, ठीक है। और यहाँ पे ये बीच में आपको क्या देखने को मिल रहा है, हार्ट देखने को मिल रहा है, तो ये हार्ट है। क्लियर, हार्ट हो गया। अब अपन देखते हैं कि राइट लंग जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड है, 3 लोब्स के अंदर डिवाइड है। ऊपर वाला सुपीरियर लोब, बीच वाला मिडल लोब, और नीचे वाला इंफीरियर लोब। और ये लोब्स किसके थ्रू डिवाइडेड है, देखो यहाँ पे ये देखो फिशर मिल रहे, ग्रूव्स, यहाँ पे देखो ग्रूव्स मिल रही है, ग्रूव्स। इन ग्रुप्स की हेल्प से ये 3 पार्ट में, इन 2 ग्रुप्स की हेल्प से ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इस ग्रुप के ऊपर वाला पार्ट सुपीरियर, इसके नीचे वाला पार्ट जो है, नीचे वाला पार्ट है वो मिडल लोब, और उससे नीचे वाला पार्ट जो है वो इंफीरियर लोब। क्लियर। लेकिन लेफ्ट लंग जो होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, क्योंकि इसमें एक ही ग्रुप प्रेजेंट होती है। क्लियर। तो सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब।
अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, थोड़ा बहुत आपको पता चल जाएगा क्या क्या है। देखो ये हो गया ट्रेकिया, ट्रेकिया बाइफरकेट हो गया सिक्स रिब पे आकर के। अब यहाँ पे ये राइट लंग हो गया, लेफ्ट लंग हो गया। राइट लंग के अंदर देखो यहाँ पे फिशर या ग्रूव मिल रही है। इस फिशर या ग्रूव को अपन क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल फिशर, खांच, हिंदी में इसको बोलते हैं खांच, ठीक है ना, खांच आ जाती है ना, वो फिशर या ग्रूव बोलते हैं उसको। तो ये हॉरिजॉन्टल खांच है क्योंकि ये अलाइनमेंट में कैसी है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल फिशर जो होते हैं दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सुपीरियर एंड मिडल लोब। जबकि ये देखो सेकंड जो है वो ऑब्लिक है ना, तिरछी है, तो इसको बोलते हैं ऑब्लिक फिशर या तिरछी खांच। तो उसकी वजह से मिडल और इंफीरियर लोब सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं लेफ्ट लंग की। तो लेफ्ट लंग की बात करें तो ये सुपीरियर लोब हो गया, ये इंफीरियर लोब हो गया, और यहाँ पे जो फिशर है वो कैसी है, ऑब्लिक फिशर है। यहाँ पे ये एरिया देखो, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एरिया देखो, ऐसा एरिया राइट लंग में नहीं है, लेकिन लेफ्ट लंग के अंदर एक डिप्रेस एरिया मिल रहा है, एक नोच वाला एरिया मिल रहा है। इस नोच को बोलते हैं कार्डियक नोच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्डियक नोच। और ये कार्डियक नोच क्यों बनती है, क्योंकि इस साइड में जो हार्ट है वो प्लेस्ड रहता है, तो हार्ट की वजह से लंग पे प्रेशर लगता है, और डेवलपमेंट के टाइम ये वाला एरिया एक नोच में कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए, तो ये कार्डियक नोच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हार्ट प्लेस्ड, यहाँ पे हार्ट रहता है। क्लियर। अच्छा, इस कार्डियक नोच की वजह से आप एक चीज देख सकते हो कि आपको राइट लंग और लेफ्ट लंग के बीच में डिफरेंस करना पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि राइट लंग जो होता है वो बड़ा होता है, जबकि लेफ्ट लंग राइट लंग के रेस्पेक्ट में छोटा होता है, क्योंकि यहाँ पे कार्डियक नोच है, पहली बात। अच्छा, राइट लंग बड़ा है तो वो हैवी भी होगा लेफ्ट लंग से, तो राइट लंग हैवी होता है और लेफ्ट लंग राइट के कंपेयर में लाइट होता है। ठीक है। देन उसके बाद में थ्री लोब्स होते हैं और टू फिशर होती है, ये बता देना। यहाँ टू लोब्स होते हैं और वन फिशर होती है। यहाँ पे राइट में कार्डियक नोच अब्सेंट होती है, जबकि लेफ्ट लंग में कार्डियक नोच प्रेजेंट होती है। तो आप बिना याद किए हुए सिर्फ डायग्राम को देख करके लंग्स में डिफरेंस बता सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ईच लंग इज कवर्ड बाय टू मेम्ब्रेन और प्लूरा, इंटरनल विसरल और आउटर पेराइटल। अच्छा, ये एक चीज मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे आप देखो, तो मैं इसको मैग्नीफाई करता हूँ। मान लो ये लंग की सरफेस है, तो लंग चारों तरफ से एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, जैसे हार्ट रहता था वैसे लंग भी रहता है, और उसमें भी दो मेम्ब्रेन मिलती है। आउटर मेम्ब्रेन को अपन बोलते हैं पेराइटल प्लूरा। अच्छा, जो लंग के चारों तरफ कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसको प्लूरा बोलते हैं, ठीक है, प्लूरा। बाहर वाली को बोलते हैं आउटर प्लूरा या पेराइटल प्लूरा, पीपी, और अंदर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरा, वीपी या इनर प्लूरा। और इसके नीचे क्या रहता है, लंग से एकदम चिपका हुआ रहता है। पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में जो स्पेस है उसको प्लूरल स्पेस बोलते हैं। और इस प्लूरल स्पेस के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा रहता है, इसको प्लूरल फ्लूइड बोला जाता है। ठीक है। इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन क्या होता है, ये लंग की शेप को मेंटेन करता है, लंग को ज़्यादा डायलेट और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होने से बचाता है। दूसरा, ये फ्लूइड जो है लंग्स की मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन से बचाता है। कोई मैकेनिकल शॉक लगता है तो कुशन की तरह बिहेव करता है। देन ये फ्लूइड है तो ये कंटिन्यू लंग को मॉइस्चराइज करता रहता है, तो लंग को ड्राई होने से भी ये बचाता है। तो जैसे पेरिकार्डियम में पेरिकार्डियल फ्लूइड और पेरिकार्डियल कैविटी थी, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन थी, सेम टू सेम लंग के चारों तरफ प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल कैविटी, प्लूरल फ्लूइड, और वैसे उसके फंक्शन है। क्लियर। वही बता रखा है, दे फॉर्म अ फ्लूइड फिल्ड थिन सैक कॉल्ड प्लूरल सैक। प्लूरल सैक के फंक्शन बता दिए, लंग को मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फिर लिखा हुआ है सरफेस को मॉइस्ट रखती है और फ्रिक्शनलेस सरफेस या मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। लिखा हुआ है थोरेसिक कैविटी इज एयर टाइट एंड द प्लूरल सैक ऑफ द लंग्स आर इन कॉन्टेक्ट विद इट्स इनर लाइनिंग। तो ये बता रखा है। देखो, ये अपनी थोरेसिक कैविटी जो होती है वो पूरी एयर टाइट होती है। इसका रीजन ये है, ये बार बार वर्ड आया कि एयर टाइट एयर टाइट, इसका रीजन ये है
कि जो थॉरेक्स के अंदर जो लंग है उसमें जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से हो रहा है। कि अपन इनहेलेशन वाली प्रोसेस कर रहे हैं या एक्सेलेशन वाली प्रोसेस कर रहे हैं, ये सब प्रेशर डिफरेंस में ही हो रहा है। तो ये जरूरी हो जाता है कि जिसमें लंग्स रह रहा है वो क्या हो, एयर टाइट हो। यहाँ पे यदि ये एरिया एयर टाइट नहीं होता तो लंग में बाहर की तरफ से प्रेशर लगते हैं, जिसकी वजह से लंग की जो फंक्शन है, इनहेलेशन एक्सेलेशन, वो इंटरप्ट होते हैं। क्लियर? तो ऐसा कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि लंग की जो थोरेसिक कैविटी है उसके डायाफ्राम में या उसके किसी एरिया में वो एरिया पंचर हो जाता है, तो जो व्यक्ति है उसकी डेथ हो जाती है। वो डेथ क्यों होती है? क्योंकि उसके लंग्स क्या हो जाते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं। समझ गए? इसीलिए जो अपनी थोरेसिक कैविटी होती है वो एकदम एयर टाइट होती है। अब ये चीजें सारी मैंने आपको बता दी कि जो लेफ्ट लंग होता है उसके 2 लोब्स होते हैं, स्मॉलर होता है। राइट लंग जो होता है उसके 3 लोब्स होते हैं और बिगर होता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि द टू लंग्स आर एस्टिमेटेड टू हैव अबाउट 300 मिलियन एल्यूलाइज। दोनों लंग्स को मिलाकर के क्या होता है, 300 एल्यूलाइज प्रेजेंट होती है। एल्यूलाई ईच, मतलब ईच में दे रखा है, ठीक है ना, 300 मिलियन एल्यूलाइज होती है। और लिखा है एल्यूलाई प्रोवाइड्स ए लार्ज सरफेस एरिया ऑफ 80 मीटर स्क्वायर। मतलब ये जो एल्यूलाइज होती है इसके यदि सरफेस एरिया को ऐड कर दिया जाए लगभग 80 मीटर स्क्वायर का एक एरिया ये घेर लेती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2। क्लियर? थैंक यू।